ओके सो गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। कल हमने एकदम एंड में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी देखा था। कैन यू टेल मी व्हाट डू वी डू विथ नॉर्मल कॉस्ट्स एंड व्हाट डू वी डू विथ एबनॉर्मल कॉस्ट्स? Correct. Normal costs are spread over all units. So these are spread over all the units so that सब units इनका cost absorb कर लेते हैं। सब units इनका cost लेते हैं and these are spread over good units and abnormal costs. Anyone? Correct. They are charged to costing P&L account. That is, we don't spread them over units. They are directly charged to costing P&L so that they do not go into one specific product. जैसे हमने कल देखा था कि स्टेपलर्स एंड पेन्स में स्टेपलर के कॉस्ट में नहीं जाएगा, वो फायर का लॉस जो होगा वो डायरेक्टली P&L में जाएगा सो दैट किसी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कम नहीं होगा उसके वजह से, किसी एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कम नहीं होगा उसके वजह से। ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने एक्चुअली वो जो चार्ट अगर आपने देखा तो उसमें और एक था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? देयर वाज वन मोर, देयर वाज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ correct managerial decision making, but that is something that we have to see when we go to the chapter of marginal costing जो एकदम एंड में आने वाला है। सो राइट नाउ वो नहीं देखना है हमें। सो वी हैव सीन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स। अब और एक क्वेश्चन है नोट्स में, उस पे वो पहले कर लेते हैं, देन विल गो टू लास्ट फ्यू कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर सो दैट विल बी डन विद द फर्स्ट चैप्टर फॉर नाउ। सो ये नाइन्थ क्वेश्चन एक है, लेट्स डू दैट। कम टू नाइन्थ क्वेश्चन। सी, ANZB Financial Services Limited is an Indian banking and financial services company headquartered in Chennai, Tamil Nadu. Apart from lending to individuals, banking company है वो। Apart from lending to individuals, the company grants loans to micro, small and medium business enterprises. Listed below are several costs incurred in loan division of the company. So loan division के कुछ cost दिए उन्होंने। 4 points they have given. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लासिफाई द कॉस्ट इनटू, दो पार्ट्स, दो मतलब दो बेसिस में क्लासिफाई करना है। फर्स्ट, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल बाय डिवीजन मैनेजर, और डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ दैट लोन डिवीजन। ठीक है। फर्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ लोन डिवीजन मैनेजर। रेम्यूनरेशन ऑफ लोन डिवीजन मैनेजर। टेल मी, कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल? ओके, एनीवन एल्स, एनी अदर ओपिनियन? कंट्रोलेबल, अच्छा, दो वोट्स कंट्रोलेबल को। और कोई और कुछ? कंट्रोलेबल, अच्छा ओके। अनकंट्रोलेबल क्या? कंट्रोलेबल, अच्छा ओके। हाँ, ये आकांक्षा। अनकंट्रोलेबल, ओके, एक वोट आ गया अनकंट्रोलेबल को। ओके देखो, इफ एनीवन एल्स, अच्छा मोहम्मद आल्सो अनकंट्रोलेबल, ओके। Uncontrollable is the correct answer because the question is it controllable or uncontrollable by division manager? मुझे बोलो, खुद के सैलरी को वो कंट्रोल कर पाएगा क्या? डज ही हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज ओन सैलरी? उसके सबऑर्डिनेट जो होंगे, उसके सबऑर्डिनेट्स मतलब उसके नीचे काम करने वाले जो लोग होंगे, उनके सैलरी पे मैनेजर कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन मैनेजर के खुद के सैलरी को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। वो उसके सैलरी को तो उसके ऊपर वाले लोग कंट्रोल करेंगे, टॉप मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट। सो दिस विल बी अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल इज द करेक्ट आंसर। गुड। एंड
अब लोन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इज दिस अ डायरेक्ट कॉस्ट और एन इनडायरेक्ट कॉस्ट? अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, सो डोंट थिंक लाइक दैट। लोन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सिर्फ लोन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज दिस डायरेक्टली रिलेटेड टू लोन डिवीजन और इज इट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लोन डिवीजन? हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक? डायरेक्ट मतलब सी उनका मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, थिंक लाइक दिस, लोन डिवीजन है वो सिर्फ, तो उनके लिए वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट, ओके। एनीवन एल्स? डायरेक्ट, डायरेक्ट, डीसी, ओके। डायरेक्ट वुड बी करेक्ट बिकॉज डायरेक्टली वो डिवीजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं, देयर इज नो प्रोडक्ट एज सच, तो वो डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो डायरेक्ट इज द करेक्ट आंसर। गुड। लेट्स सी सेकंड वन। कॉस्ट ऑफ printer paper, file folders, view binders, ink, toner, ribbons, that is printing stationery cost used in loan division. पहले कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल? कंट्रोलेबल, करेक्ट। ये तो क्लियरली कंट्रोलेबल, राइट, बिकॉज प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉस्ट तो कंट्रोल में है उनके, जो भी मैनेजर या जो भी एम्प्लॉइज होंगे। एंड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। एनीवन एल्स? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, अच्छा। इनडायरेक्ट को 3-4 वोट्स आ गए। काव्या इज सेइंग डायरेक्ट, ओके। एनीवन एल्स? इनडायरेक्ट, ओके। आकांक्षा, प्रगुन? इनडायरेक्ट, ओके। आकांक्षा? ओके। एक एक हाँ, यस। हाँ, ये तो ना बोल। डायरेक्ट। डायरेक्ट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज लोन डिवीजन का काम ही होता है लोन्स प्रोसेस करना, एंड लोन्स प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशंस प्रिंट, मतलब एप्लीकेशंस प्रिंट करना, उसका पेपर प्रिंटिंग, ये इंक, टोनर, रिबन्स, प्रिंटर की चीजें, ये उनके लिए डायरेक्ट कॉस्ट हुआ, क्योंकि उनका काम ही वो होता है। देयर वर्क इज टू मतलब प्रोसेस द लोन्स, चेक करना डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है क्या, फिर उसके बेसिस पे अप्रूव करना, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, यही उनका मेन काम होता है। तो उनके लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वुड बी डायरेक्ट कॉस्ट एंड नॉट इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। थर्ड इज cost of division's MacBook Pro purchased by loan division manager last year. Was it controllable or uncontrollable? Controllable? क्या? Who said uncontrollable? Uncontrollable किसने बोला अभी? अच्छा, मुझे लगा uncontrollable बोला इसलिए। Controllable is correct by because was it necessary कि उनको MacBook Pro ही परचेज करना चाहिए था? नो, राइट। मतलब कोई और लैपटॉप भी परचेज कर सकते थे वो कम प्राइस वाला, तो कंट्रोलेबल इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, करेक्ट। अगेन डोंट थिंक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैन आई से लोन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, क्योंकि उनके लोन प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर तो लगेगा उनको। इज दैट करेक्ट? अगेन मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम गए तो वो इनडायरेक्ट में क्लासीफाई हो सकता था, लेकिन लोन डिवीजन का काम ही वो है कि वो कंप्यूटर यूज करके, मतलब उनके लिए वो मशीनरी टाइप है, सॉर्ट ऑफ।
तो डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर वर्क है, ठीक है। लास्ट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन बिजनेस न्यूज़पेपर बाय द बैंक। बैंक मतलब हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया। मुझे बोलो, सिर्फ लोन डिवीजन का एडवर्टीजमेंट देते हैं क्या पेपर में? ऐसा होगा कि सिर्फ लोन डिवीजन का एडवर्टीजमेंट दिया पेपर में? नो, नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना ऑब्वियसली। बैंक अगर एडवर्टीजमेंट दे रही है तो कहने से वो बैंक का एडवर्टीजमेंट होगा, राइट? तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, करेक्ट है नहीं कि वो लोन डिवीजन का एडवर्टीजमेंट है क्या? फिर भी अल्ताफ, लोन डिवीजन का काम है प्रोसेस करना, तो उसका तो एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे वो। इवन इफ बैंक ने होम लोन्स का एडवर्टीजमेंट दिया, स्टिल दैट इज नॉट एडवर्टीजमेंट ऑफ देयर लोन डिवीजन, राइट? दैट इज एडवर्टीजमेंट ऑफ बैंक एज अ होल। तो बैंक ने एडवर्टीजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में, एंड क्या किया उन्होंने, विच इज अलोकेटेड टू द लोन डिवीजन। अलोकेटेड मतलब क्या? अब बैंक ने तो सब डिविजन्स का मिलके एडवर्टीजमेंट दिया, तो उसमें से थोड़ा पार्ट उन्होंने लोन डिवीजन को अलोकेट कर दिया कि अब बैंक तो एज अ होल एडवर्टीजमेंट दे रहा है, लेट से 1 लाख रुपीज स्पेंड किए, तो उसमें से मे बी रिटेल डिवीजन को 20,000 अलोकेट कर दिए, लोन डिवीजन को 20,000 अलोकेट कर दिए, एंड सो ऑन। तो क्या लगता है ये डिवीजन मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इट कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल? अनकंट्रोलेबल, करेक्ट। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, ये भी क्लियर है एकदम। इनडायरेक्ट, does everyone agree? Indirect? Okay, correct, fine. If anyone has any doubt, let me know. Otherwise, let's go to next and last concept of this chapter for now. Okay, if there is no doubt, then concentrate now. अब अब तक हमने जो देखा उसके बेसिस पे टेल मी, व्हाट डू यू थिंक कि लेट से हमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक कॉस्टिंग की सिस्टम बनानी है, एंड एक सीए फर्म में कॉस्टिंग की सिस्टम बनानी है। डू यू थिंक बोथ ऑफ देम कैन बी डन इन सेम वे? सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर पाएंगे क्या हम? नहीं, राइट? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, वेयर सीए फर्म में क्लासिफिकेशन अलग होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मे बी इनपुट टू आउटपुट रेशो, मतलब कॉस्ट एंड उससे मिलने वाला बेनिफिट, केयरफुली देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में कॉस्ट एंड बेनिफिट, कैन आई से, दे कैन बी लिंक्ड इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू सीए फर्म। इज दैट करेक्ट? सीए फर्म में एग्जैक्टली ऐसे होता है क्या कि इतना इनपुट दिया और इतना आउटपुट आया? विल दैट हैपन? नो, राइट? वेयर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम इनपुट आउटपुट को कुछ तो डिफाइन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, सो मे बी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इजी होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉस्टिंग करना। एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उल्टा भी होगा कि बहुत ज्यादा कॉस्ट होंगे, नंबर ऑफ कॉस्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू अ सीए फर्म, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इट इज पॉसिबल कि देयर विल बी मल्टीपल प्रोसेसेस, कि पहले एक प्रोसेस में जा रहा है, फिर दूसरे में जा रहा है, फिर तीसरे में जा रहा है, वेयर सीए फर्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, तो कहने से पूरा कॉस्टिंग का सिस्टम जो है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इन अ सीए फर्म। तो व्हाट मेथड ऑफ कॉस्टिंग वी यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वो हमें अब देखना है। सो नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू सी इज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। थोड़ा सा नोट कर लेना है इसमें भी हमें, सिर्फ ज्यादा नहीं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, methods of costing means what, how costing is done, costing या cost accounting या cost निकालना, cost classification, everything how it is done in different industries।
हाउ कॉस्टिंग इज डन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज में क्या मेथड ऑफ कॉस्टिंग हम यूज कर सकते हैं या करते हैं जनरली, क्या नाम होते हैं उनके, वो हमें देखना है। हम्म, ठीक है। फर्स्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट यू कैन नोट डाउन इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक, कौन से टाइप के कंपनी में से प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब प्रोसेसेस कहाँ पे होते हैं जनरली? मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, करेक्ट। सो जनरली अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेयर देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, वहां पे ये मेथड यूज होगा। सो लिखो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विथ मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा जी, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट निकालने का ट्राई करेंगे हम, सो दैट वी कैन हैव बेटर कंट्रोल कि कौन से प्रोसेस में कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस में कॉस्ट हम सेव कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो कॉस्ट पर प्रोसेस, मतलब ऑब्वियसली देखो, कॉस्ट पर यूनिट तो निकालेंगे ही एंड में, बट हर एक प्रोसेस का कॉस्ट अलग से निकालेंगे। कॉस्ट पर प्रोसेस विल बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, सो दैट उस पर कंट्रोल रखना इजी जाएगा हमें। Cost per process will be identified separately. कोई एग्जांपल दे सकता है, कोई कौन से स्पेसिफिकली कौन से टाइप के कंपनी में हो सकता है? कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हो स्पेसिफिकली? इवन केचप कंपनी। ओके, केचप क्यों रैंडम है ऐसे ही? ओके, खा रहे हो शायद अभी इसलिए ना। हाँ, ओके ठीक है। केचप कंपनी मतलब क्या होगा, रॉ टोमेटोज लेके उनसे प्रोसेस करके केचप बनने तक, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी वन सिंगल प्रोसेस। ओके, उनको पल्प करके देन उसमें बाकी सॉल्ट वगैरह मिक्स करके एंड प्रोसेस करके देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी मेड। सो देयर विल बी मल्टीपल प्रोसेस इन बिटवीन। वैसे फूड में दिखना है तो बिस्किट्स विल बी अनदर गुड एग्जांपल जहाँ पे प्रोसेसेस स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो सकता है कि वो फ्लावर एंड शुगर से लेके बिस्किट्स बनने तक। फूड छोड़ के थोड़ा बाहर गए तो कॉटन इंडस्ट्री, ओके, मतलब टेक्सटाइल। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकता है। देन इन फैक्ट थोड़े हेवी मतलब स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह हो सकता है जहाँ पे देर आर मल्टीपल प्रोसेसेस जनरली। सो ठीक है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, ऑटोमोबाइल इज अ गुड एग्जांपल वेयर देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है, करेक्ट, फाइन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो सकता है। ठीक है, सेकंड लिखो। सेकंड इज सर्विस कॉस्टिंग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। तो ऑब्वियसली ये पहला सेंटेंस जैसा यहाँ पे लिखा ऊपर हमने, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज्ड इन व्हाट? करेक्ट, यूज्ड इन सर्विस सेक्टर एंटिटीज। सर्विस सेक्टर में यूज होगा।
हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस प्रोवाइडेड, राइट। जैसे कि सीए फर्म में आर ऑब्जेक्टिव माइट बी टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच ऑडिट, कॉस्ट ऑफ ईच इनकम टैक्स रिटर्न एंड सो ऑन। तो एक सर्विस का कॉस्ट निकालने का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जनरली यहाँ पे। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। बैंकिंग, गुड, सीए फर्म, IT companies might be a good example of this. Insurance companies, hospitals, hotels, colleges. A lot of examples can be there of service industry जहाँ पे ये यूज होगा। इन फैक्ट अगर आपने देखा वैसे तो जनरली ट्रेडिंग विल ऑल्सो कम इन सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है कुछ, राइट। सो जो ट्रेडर्स होते हैं ऑल्सो प्रोवाइड अ सर्विस, मतलब वो बाय करके सेल करते हैं, so that also might come here. Got it? Okay. थर्ड वन देखो, यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग, ये जनरली कब यूज होता है ये मेथड? मतलब देखो, अगर किसी कंपनी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, किसी कंपनी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो कहना से इट विल बी इजियर। मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, देखो जनरली कहाँ पे इशू आता है ये हम देखेंगे आगे जाके। सपोज एक फैक्ट्री है, उसमें यहाँ पे पेन बनता है, यहाँ पे स्टेपलर्स बनते हैं, तो कहना से फैक्ट्री का जो रेंट होगा टोटल, वो पेन और स्टेपलर्स पे डिवाइड करना पड़ेगा हमें। इज दैट करेक्ट? एंड नॉट ओनली रेंट, सभी एक्सपेंसेस जो भी कॉमन हो गया, एडमिन रिलेटेड, अकाउंटेंट, HR, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब हमें डिवाइड करने पड़ेंगे। बट अगर किसी फैक्ट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो कहने से ये इशू आएगा ही नहीं कभी, राइट। If some factory has only one product, then all the costs are related to that product only. Will this issue ever come in that case? No, right? So उस केस में we say that we use unit costing or output costing. तो लिखो, used where only single product is produced. Used where only single product is produced. And used where only single product is produced and product wise, the product wise मत देखो, unit wise या per unit cost is required. Per unit cost is required. अब इसके एग्जांपल्स में जनरली क्या दिया जाता है, देखो बहुत बार जब ये आता है तब कि ब्रिक्स वगैरह एग्जांपल दिया जाता है इसमें, क्योंकि अगर आपने देखा तो ब्रिक्स बनाने वाले ऐसे सेपरेट यूनिट्स होते हैं, उनको जनरली दे प्रोड्यूस ओनली ब्रिक्स एंड पर ब्रिक कॉस्ट निकालना है सपोज हमें, या फिर कोल को दिया जाता है इसके एग्जांपल में बहुत बार, कि मतलब इनको सिर्फ इतना ही बोलना है, समझ लो कि वो एक प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी से, एंड जनरली देयर आर नॉट मेनी प्रोसेसेस, ऐसे एक सिंगल प्रोसेस होता है उससे बनता है जनरली। सो ऐसा एग्जांपल दिया जाता है, नॉट नेसेसरली ऐसा होगा, हो सकता है कि कोई कंपनी कोल भी बनाती है और 10 चीजें बनाती है, फिर वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? अच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? पर यूनिट कॉस्ट निकालना ना, मैंने वो मर्ज कर दिया दोनों इसमें। यहाँ पे जैसे पर सर्विस का कॉस्ट निकालना था, यहाँ पे जैसे पर प्रोसेस का निकालना था,
कहने से यहाँ पे पर यूनिट का निकालना है हमें, मतलब हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पर यूनिट ही है डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स है ही नहीं, राइट? गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग लिखो, यूज्ड वेयर ईच जॉब is specialized and as per customer requirements। जहां पे हर एक जॉब स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट या एवरी असाइनमेंट इज डिफरेंट, तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर जॉब निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। कैन इवन टेल मी कहां पे ऐसा होगा कि एवरी जॉब इज डिफरेंट, एवरी असाइनमेंट इज डिफरेंट, एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट? अच्छा अब देखो, ओके 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 ओके, अच्छा देखो, एक एक चीज, जॉब मतलब नॉट सर्विस, जॉब मतलब नौकरी नहीं। जॉब मतलब कस्टमर ने दिया हुआ जॉब, जॉब मतलब काम का प्यार, कि कस्टमर ने दिया हुआ जॉब, ओके, कि कस्टमर ने हमें कुछ जॉब दिया है, काम दिया और वो हमें करके देना है उसको। हम्म ऐसे, अब बोलो काका क्या हो सकता है? अल्ताफ, यू आर सेइंग समथिंग? हाँ, एक कंसल्टेंसी फर्म आ सकती है, बट कहने से कंसल्टेंसी फर्म के लिए इट माइट बी बेटर टू क्लासिफाई इट इन सर्विस सेक्टर, राइट? तो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग साइड में आने वाला कोई बोलो, रादर देन सर्विस। नो, सो द पॉइंट इज ईच जॉब इज स्पेशलाइज, मतलब क्या, हर बार कस्टमर आता है और हमें बोलता है तो हमें नया कुछ बनाना पड़ता है। इट इज नॉट लाइक हमारा एक ही प्रोडक्ट है और हम सबको दे रहे हैं। ईच जॉब इज स्पेशलाइज मतलब वह एक कस्टमर को जो दिया, दूसरे कस्टमर को हमें दूसरा कुछ देना पड़ता है, नॉट सेम थिंग। एक एग्जांपल मैं ही देता हूँ, थोड़ा सा डिफर किया तो भी चलेगा, नॉट अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक प्रिंटिंग शॉप है सपोज, जेरोक्स शॉप, बिलबोर्ड्स बनाने वाले, गुड। प्रिंटिंग शॉप है जो प्रिंट करके देते हैं आपको नोट्स वगैरह, अरे जो आपको प्रिंट करके देते हैं नोट्स वगैरह, देन मे बी जो आपको प्रिंट करके देता है पैम्पलेट्स क्लासेस के, देन बैनर जो बाहर लगाता है वो, तो उनका हर एक काम अलग होता है, नॉट एवरी प्रोडक्ट इज सेम। सो वहां पे जॉब कॉस्टिंग मतलब ईच जॉब वाइज कॉस्ट निकालना पड़ेगा हमें। वैसे और कुछ एग्जांपल, वेबसाइट डेवलपर यहाँ पे आ सकता है, गुड। इफ नॉट क्लासिफाइड इन सर्विस कॉस्टिंग, देन वेबसाइट डेवलपर्स यहाँ पे आ सकता है, एनिमेटर्स यहाँ पे आ सकता है, बट अगेन इनको ज्यादा लॉजिकली सर्विस कॉस्टिंग ही होगा। बट इफ नॉट, देन जॉब कॉस्टिंग में करना है, इनफैक्ट इंटरनल इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह, वो सारे लोग भी यहाँ पे आएंगे। बट कहने से मोर अप्रोप्रिएट वुड बी सर्विस कॉस्टिंग इनके लिए, राइट? प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो कुछ तो। बिल्डर्स इज अ गुड एग्जांपल, लिखो मत लेकिन इट इज अ गुड एग्जांपल। और कुछ? हाँ, आर्किटेक्चर फर्म्स वगैरह भी आ सकता है, बट कहने से आगे ना आकांक्षा, वो भी ज्यादा सर्विस में बेटर रहेगा उनको क्लासिफाई करना, राइट? दे डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, राइट? तो दे प्रोवाइड अ सर्विस। हम्म हाँ, यस, हाँ, गुड। ज्वेलर्स माइट बी, गोल्ड स्मिथ जो होता है, दे माइट बी अ पार्ट ऑफ दिस जॉब कॉस्टिंग। देन फर्नीचर वर्कशॉप्स वगैरह हो सकता है, दे माइट बी पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। तो एनीथिंग जहां पे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है हर एक कस्टमर के लिए, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोडक्ट हम बनाते रहे और कस्टमर्स लेके सिर्फ लेके जा रहे हैं आके, ऐसा नहीं होता।
बिल्डर्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस, मतलब जो कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, बट वी डोंट क्लासिफाई देम अंडर जॉब कॉस्टिंग। मुझे बोलो, ये जो प्रिंटिंग शॉप, ज्वेलर्स, फर्नीचर वर्कशॉप्स वगैरह है एंड बिल्डर्स है, कहने से इनमें एक डिफरेंस है कि इनका काम जनरली शॉर्ट टर्म होता है, वेरएज इनका काम लॉन्ग टर्म होता है। इज दैट करेक्ट? लॉन्ग टर्म होता है तो एक चीज वहां पे डिफरेंट होगी कि अब देखो, एक पीरियड में आएगा क्या उनका प्रोजेक्ट, फिर कॉस्टिंग वाइज है, अकाउंटिंग ईयर हमने देखा, या ऐसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स बना रहे हैं हम, तो कहने से बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट होगा वो एक पीरियड में लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। इज दैट करेक्ट? वेर एज प्रिंटिंग शॉप, ज्वेलर्स, फर्नीचर्स, इनका प्रोजेक्ट जनरली एक पीरियड में रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो कहना से बिल्डर्स के केस में वर्क इन प्रोग्रेस होने के चांसेस ज्यादा है। डज एवरीवन एग्री? जो इनके केस में कम है, प्रिंटिंग, ज्वेलर, फर्नीचर केस में कम है, मतलब हो गया ऑब्वियसली, बट टू अ लेसर एक्सटेंट होगा। तो फिर ये जो बिल्डर्स है, कंस्ट्रक्शन वाले लोग, उनके लिए भी यूज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म जॉब्स। लॉन्ग टर्म जॉब्स के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म जॉब्स, जनरली going more than one period, generally going on for more than one period। जनरली एक पीरियड से ज्यादा जो जाते हैं जॉब्स लॉन्ग टर्म, उनके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। उसमें मेनली एक ही आता है, विच इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे कि बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने वाले, ब्रिजेस या रोड्स कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग। हम्म, उसमें फिर जनरली शिप्स या प्लेन्स कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग भी आते हैं। बिकॉज दीज आर सम प्रोडक्ट्स जो जनरली नहीं होते ऐसे एक पीरियड में। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, एनीवन? डिफेंस इंडस्ट्री अगर ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से तो आ सकता है, अदरवाइज इट शुड गो इनटू जॉब कॉस्टिंग, राइट? मैन्युफैक्चरिंग होगा, करेक्ट, बट तो वही तो कि हर एक उनका प्रोडक्ट अलग होने वाला है ना, लेकिन प्रगुन स्पेशलाइज्ड होने वाला है। तो इन दैट केस अगर शॉर्ट टर्म है तो इट शुड गो इनटू जॉब कॉस्टिंग, बिकॉज देयर ईच जॉब इज डिफरेंट। वेर एज अगर लॉन्ग टर्म कुछ है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जाना चाहिए। सी पर्पस इतना ही है जॉब और कॉन्ट्रैक्ट को अलग करने का, कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमें एक प्रोडक्ट को, एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल पीरियड्स में डिवाइड करना होता है, तो उसके लिए कुछ तो थोड़ा सा अलग से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसका। ओके, सिक्स्थ लास्ट वन इज, लास्ट मतलब और एक है, लेकिन वो तो स्पेशल नहीं है कुछ, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग तो नाम से ही समझता है, यूज्ड वेयर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। यूज्ड वेयर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। जैसे कि ओके, सो हमने जो ऊपर देखा था बिस्किट्स, कहने से यहाँ पे भी आ सकता है वो। क्योंकि बिस्किट जैसे एक एक नहीं प्रोड्यूस करते ना हम जनरली, फाइन, फूड छोड़ के और कुछ। कोई भी लो, पेन, मुझे बोलो पेन एक एक प्रोड्यूस होता होगा क्या हर बार? नो, सच स्मॉल प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली मोल्ड में वो एकदम एक नहीं डालते होंगे ना, एक बार 10 15 20 100 डालते होंगे, एंड ऑल आर प्रोड्यूस टुगेदर, राइट? सो स्टेशनरी आइटम्स हो सकते हैं। तो इन्हीं आइटम्स, स्मॉल स्मॉल आइटम्स, इनफैक्ट कहने से ऊपर जो हमने देखा था ब्रिक्स, ब्रिक्स भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक एक ब्रिक तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली ब्रिक्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ
100, 1000 and so on. Got it? ओके. टॉयज वगैरह भी आ सकते हैं इसमें. टॉयज भी जनरली ऐसे एक नहीं प्रोड्यूस करते बिकॉज वो सेम होता है सब, मतलब एक टाइप के. सो दे विल गो इन बैच कॉस्टिंग. तो मतलब ऑब्वियसली इससे एक समझ रहा है, मुझे बोलो ऐसा हो रहेगा कि एक इंडस्ट्री एक ही मेथड में क्लासिफाई हो रही है? नो. सो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू मल्टीपल मेथड्स, मतलब ये मेथड्स का कॉम्बिनेशन हमें यूज करना पड़ सकता है. जैसे कि वेबसाइट डेवलपर या आर्किटेक्ट्स कैन गो इनटू जॉब कॉस्टिंग आल्सो एंड सर्विस कॉस्टिंग आल्सो. बिस्किट कंपनी, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन गो इनटू बैच कॉस्टिंग आल्सो and process costing also. So it is possible that we may have to use different methods together in a particular company. तो उसके लिए सेवेंथ लिखो मल्टीपल कॉस्टिंग. मल्टीपल कॉस्टिंग combination of two or more of above methods. combination of two or more of above methods. अच्छा, मैंने एग्जांपल के चैट पे जो जिन्होंने डाला है अभी देखते हैं. पेंटिंग. पेंटिंग किसके बारे में बोल रही थी? जॉब कॉस्टिंग के बारे में. पेंटिंग आ सकता है उसमें. गुड. रीसेलर्स. रीसेलर्स बैच किसके बारे में बोल रही थी श्रावणी? शायद जॉब कॉस्टिंग. ओके. बॉटल्स. बॉटल्स विल कम इन बैच कॉस्टिंग. दैट इज करेक्ट. डन अप टू दिस पॉइंट? एनीवन, एनी डाउट? हाँ, नो डाउट. इस एग्जांपल में लिखो वो जो दो बार आया, बिस्किट्स, ब्रेक्स एटसेट्रा. मतलब जो भी जहाँ पे दो मेथड्स यूज करने पड़ सकते हैं. फाइन. डन. ओके. नाउ concentrate very carefully. लिखो मत कुछ, जस्ट समझ लो. हमें ये डिटेल में देखना है आगे जाके. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कंसेप्ट. लेट्स से हमारी पेन बनाने की कंपनी है, जैसा हमने देखा था फर्स्ट डे को. लेट्स से एक पेन बनाने की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग. एंड लेट्स अज्यूम कि हमें एक पेन बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट्स लगते हैं सब मिला के रुपीज 10 पर पेन. डायरेक्ट कॉस्ट लगते हैं रुपीज 10 पर पेन. एंड लेट्स अज्यूम कि हमारा एक ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है. सिर्फ लिखो मत कुछ भी, समझ लो सर. एक ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेट्स से रेंट. लेट्स अज्यूम. एंड हमारे कंपनी में रेंट है 1 लाख रुपीज. फॉर दैट पीरियड 1 लाख रुपीज रेंट है हमारे कंपनी में. तो मुझे बोलो, जब हम पेन की सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे तो सिर्फ 10 रुपए में प्रॉफिट ऐड करके चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि फिर ये रेंट तो रिकवर नहीं होगा. ऐसा भी हो सकता है, राइट? मतलब प्रॉब्लम क्या होगा देखो. लेट्स से हम उस पीरियड में 50,000 पेन्स बनाते हैं. 50,000 पेन्स बनाते हैं. अब रेंट का जो कॉस्ट है ना, वो हर एक पेन को आता नहीं है एक्चुअली. हर एक पेन को रेंट का कॉस्ट लगता है क्या हमें? हर एक पेन के लिए रेंट पे करना पड़ता है क्या हमें? नो. राइट. रेंट तो इतना ही होने वाला है, 1 लाख. बट मुझे बोलो पर पेन कितना आ रहा है वो कॉस्ट, अगर 50,000 पेन है तो फिर भी डिवाइड किया अगर, तो कैन आई से इट इज कमिंग टू बी 2 पर पेन.
तो फिर मुझे बोलो लॉजिकली लॉजिकली हमने 10 रुपीज प्लस प्रॉफिट ऐसे रिकवर करना चाहिए कस्टमर से, या 12 प्लस प्रॉफिट रिकवर करना चाहिए? 12 प्लस प्रॉफिट, डज एवरीवन एग्री कि 12 प्लस प्रॉफिट करना चाहिए हमने रिकवर? अगर 10 रुपीज हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है एंड 1 लाख इज आर फिक्स्ड रेंट, फिक्स्ड है वो, मतलब कितने भी पेन्स बनाओ रेंट इतना ही लगने वाला है। तो भी ऐसा आएगा काव्या कि ये पेन से मतलब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो रेंट है, मुझे बोलो पेन से रिलेटेड है क्या सच में वो कॉस्ट, मतलब हर एक पेन से, ईच यूनिट से? नो। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे क्या कि उसको रिकवर ही नहीं करेंगे कस्टमर से, करेंगे राइट? अदरवाइज हम सिर्फ 10 प्लस प्रॉफिट करने गए तो हमें लॉस हो सकता है, कहने से हमें हमने लॉजिकली 12 प्लस प्रॉफिट इतना रिकवर करना चाहिए। डज एवरीवन एग्री? ओके, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब ये तो ओवरहेड है राइट? अब ओवरहेड एक्चुअली प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड को प्रोडक्ट पे डिवाइड कर रहे हैं फिर भी। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि हमने 50,000 पेन्स बनाना चालू किया, कि 50,000 पेन्स हमारे बन रहे, बनेंगे भी, एंड बीच में हमें एक कस्टमर ने नया ऑर्डर दिया एक 10,000 पेन्स का। 50,000 पेन्स तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं और हम ऑलरेडी बेचेंगे बाहर जाके मार्केट में, बट अब एक कस्टमर आया, उसने हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया 10,000 पेन्स का, और वो हमें बोला कि आई कैन पे यू ओनली ₹11 पर पेन। तो हमने वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? यस, ओके, एनीवन एल्स? यस, अच्छा, लेकिन हमारा कॉस्ट ही 12 है, ठीक से सोच के बोलो सब लोग, यस या नो? नो, ओके, नो, ओके, यस या नो? यस नो फास्ट, नो, ओके, ओके, वाई यस? अगर हमारा कॉस्ट ही 12 है तो फिर हमने 11 पे क्यों बेचना चाहिए उसको? करेक्ट, मतलब ये 10,000 एक्स्ट्रा पेन बनाने की वजह से हमें रेंट एक्स्ट्रा लगेगा क्या कुछ? नहीं, मतलब अब ये 10,000 जो एक्स्ट्रा पेन्स है, एक्स्ट्रा, उसके लिए कहना से वी शुड नॉट थिंक अबाउट 12 प्लस प्रॉफिट, वी शुड थिंक अबाउट 10 प्लस प्रॉफिट। वेर एज, वेर एज जो हमारा बेसिक प्रोडक्शन है 50,000 का, उसके लिए तो हमने 12 प्लस प्रॉफिट ही सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो हमें रिकवर करना ही पड़ेगा रेंट। लेकिन हमें कुछ भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर आया तो फिर वी शुड फॉरगेट अबाउट दिस रेंट एंड वी शुड ओनली थिंक अबाउट रिकवरिंग 10 रुपीज, क्योंकि वो रेंट वैसे भी बढ़ने वाला नहीं है उस ऑर्डर की वजह से। मुझे बोलो कितने लोग ये कंसेप्ट क्लियर है जो मैंने बोला अभी? क्लियर? ओके काव्या, अगेन एक बार देखो, कॉन्सेंट्रेट। अब बेसिक हमारा प्रोडक्शन बेचते वक्त हमने पूरे के पूरे 12 रुपए रिकवर करने चाहिए काव्या, ये 10 प्लस ये 2, डू यू एग्री? बट अगर हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डर आया तो मुझे बोलो एक्स्ट्रा ऑर्डर के लिए हमें रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट्स बनाते वक्त कहने से हमें सिर्फ 10 रुपए देने पड़ेंगे, ये रेंट नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा कुछ, करेक्ट? तो फिर 10 रुपए ही कॉस्ट आ रहा है, तो इवन इफ वी सेल इट टू हिम एट 11 रुपीज इट इज ओके। ये उस दिन के एग्जाम्पल के जैसा हुआ, मैंने आपको बोला था एक बार की मूवी देखने गए आप सपोज, एंड इफ यू गो आफ्टर हाफ आवर लेट गए आप, एंड आपने बोला कि अब वैसे भी हाफ आवर लेट आए हम, तो हमें 200 रुपए में टिकट मत दो, हमारे पास 10 रुपए ही है, 10 रुपए में टिकट दे दो। तो मुझे बोलो देंगे नहीं वो, लेकिन उन्हें देना चाहिए क्या आइडियली 10 रुपए में टिकट? नहीं देना चाहिए, ओके, यस, देना चाहिए, दैट इज करेक्ट, बिकॉज
जब आप हाफ आवर लेट गए हो मूवी को, तो मुझे बोलो अब वैसे भी कोई आने वाला है क्या वहां पे देखने को मूवी लेट इतना? नहीं। आपके जाने की वजह से उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला है या कुछ? नहीं। उन्होंने तो ऑलरेडी मूवी चालू किया, उनको क्या फर्क पड़ता है आप गए नहीं गए? तो कहने से इवन इफ यू पे 10 रुपीज, वो उनके लिए प्रॉफिट ही है, राइट? वैसे ही देखो, सपोज आपको कहीं पे प्लेन से जाना है, एयर ट्रेवल कर रहे हो आप, लेट से पुणे से कोई और सिटी में जाना है आपको, एंड वो प्लेन निकलने के 5 मिनट पहले आप वहां पे गए और आपने उनको बोला कि प्लेन का टिकट तो वैसे है 7,000, बट गिव इट टू मी इन 1,000 रुपीज। अगेन एग्री नहीं करेंगे, बट कहने से एग्री करना चाहिए उन्होंने कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके अकेले पर्सन के जाने की वजह से उनको कॉस्ट लगने वाला है क्या एक्स्ट्रा कुछ? नहीं। तो आपने 1,000 रुपीज दिए, 100 रुपए दिए या 10 रुपए दिए, उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आने ही वाला नहीं है, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए आइडियली। वैसे ही यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑर्डर की वजह से हमें रेंट लगने वाला है क्या? नो। तो वी शुड इग्नोर रेंट ये एक्स्ट्रा ऑर्डर कंसिडर करते वक्त। मतलब कहना से हम हमारे बेसिक जो प्रोडक्शन है उसके लिए कुछ अलग कॉस्टिंग का वे यूज कर रहे हैं, वेरएज जो एक्स्ट्रा ऑर्डर है उसके लिए कुछ अलग यूज कर रहे हैं। डज एवरीवन एग्री? फाइन, गुड। किसी को भी यहाँ तक डाउट है तो बोलो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर समझा है तो अब समझ लो कि ये जो बेसिक प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है, वो भी इंक्लूड कर रहे हैं प्रोडक्ट में। वेरएज यहाँ पे हम नहीं कर रहे सेकंड एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के केस में। फिक्स्ड ओवरहेड्स को इंक्लूड करना, फिक्स्ड ओवरहेड्स को प्रोडक्शन में इंक्लूड करना इज कॉल्ड एज एब्सॉर्बिंग द फिक्स्ड ओवरहेड्स, एंड इसलिए इस टेक्निक को बोलते हैं एब्सॉर्प्शन कॉस्ट, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेरएज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के लिए जब हम फिक्स्ड कॉस्ट नहीं इंक्लूड करते, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। लिखो मत अभी। ये जो है, दीज आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग देखे ऊपर, अब हमें देखने टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में 3 मेन होते हैं। जो हमने फर्स्ट देखा, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेकेंड इज मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और दो दिखने हैं, लेकिन वो मतलब दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट वंस। तो ये जो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो कहां पे यूज हो रहा है? कैन आई से दैट दैट विल बी यूज्ड टू डिसाइड आवर सेलिंग प्राइस। हमारी जो रेगुलर सेलिंग प्राइस होगी वो डिसाइड करने के लिए वो यूज होगा, रेगुलर सेलिंग प्राइस। एंड ऑल्सो देखो, मुझे बोलो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट, एब्सॉर्प्शन या मार्जिनल? क्या लगता है आपको कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देना करेक्ट है या ओवरहेड्स भी लेने पड़ते हैं हमें इन्वेंट्री में? अपने फाउंडेशन में सीखा होगा, अपने अकाउंट्स में सीखा है कि इन्वेंट्री में। हाँ, यस आकांक्षा। हम्म, अब एब्सॉर्प्शन, करेक्ट। आपने अकाउंट्स में सीखा है वी हैव टू इंक्लूड ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब उसमें ओवरहेड्स भी आते हैं, आपने सीखा होगा वहां पे, और सीखोगे AS2 में अभी अकाउंट्स में। तो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करना इज मोर अप्रोप्रिएट। वेयर एज अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर की सेलिंग प्राइस निकालनी है, दैट इज मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डर्स। जैसे कि मूवी थिएटर में हम एक्स्ट्रा गए थे एक पर्सन हाफ आवर बाद,
तो वहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करना इज मोर लॉजिकल। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है बताया नहीं मैंने अब तक। यहां तक सबको क्लियर है क्या बोलो? तो ये चार्ट पहले ड्रॉ करो, फिर वो एग्जांपल लिखो ऊपर का। पहले चार्ट ड्रॉ करो, इसके नीचे और दो टेक्निक्स देखने हैं हमें। ये तीन टेक्निक्स हुए, और दो नीचे पॉइंट वाइज लिखेंगे, सिर्फ चार्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे उनको। ये चार्ट पहले बनाओ। तो जनरली ऐसा बोलते हैं, देखो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिसाइडिंग सेलिंग प्राइस। मार्जिनल कॉस्टिंग का पर्पस है डिसीजन मेकिंग, कि कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उसका डिसीजन लेना। इसका क्या पर्पस है बोलता हो? मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डर्स, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आएंगे उसके लिए कितना एटलीस्ट कितने पे बेचना चाहिए वो डिसाइड करने के लिए वी कैन यूज मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ, ये हुआ सबका। कैन आई स्क्रॉल अप? आपके लैंग्वेज में नोट करो उसको, आपको समझना चाहिए। एंड ये चार्ट के बाद एक थोड़े लाइन छोड़ के फिर नोट करो कि और दो टाइप्स हमें लिखने हैं, और दो टेक्निक्स लिखने हैं हमें वहां पे। लेट मी नो व्हेन डन। कब? कल? हाँ, वो बारिश। अरे क्या कहीं पे बारिश हुई होगी, क्या पता। बोला ही था ना कि 2 दिन बारिश के चांसेस है। डन, कैन वी प्रोसीड? ओके, किसी को रुकना है तो बोलो, रुकता हो, अदरवाइज लेट्स गो हेड। अच्छा, वो ये आज भी बारिश चाहिए एंड आज भी ऑफ होनी चाहिए। गुड। हर रोज ही होना चाहिए वैसे तो ना। कॉस्टिंग तो हमारा वैसे भी ऑफ, बारिश हो कुछ भी ऑफ होने के चांसेस ही नहीं, मतलब लाइट गए तो ही चांसेस है ऑफ होने के। डन। ओके डन, कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है समझ लो। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? हमने एक वर्ड देखा था 2 दिन पहले, कॉल्ड एज वेरिएंस।
What is variance? Does anyone remember? करेक्ट, करेक्ट, बजट या एक्चुअली स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंस. उस वेरिएंस को एनालाइज करना इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. परफॉर्मेंस मेजरमेंट. अभी इतना ही लिखो, उसके बारे में और बताता हूँ आपको. अभी लिखो सिर्फ वेरिएंस एनालिसिस एंड इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए मैनेजर्स का, डिपार्टमेंट्स का, परचेज डिवीजन का, सेलिंग डिवीजन का, स्टोर्स डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम यूज करते हैं. देयर आर टू मोर टेक्निक्स. टेक्निक्स एसेस नहीं है वो, लेकिन ठीक है दिया है वहां पे, तो लेट्स नोट देम डाउन. समथिंग कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. हिस्टोरिकल इज करेक्ट. अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट? दैट इज परचेस करते वक्त जो भी कॉस्ट आया था उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली. तो कॉस्टिंग में अगर हमने ऐसे किया तो दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. सो लिखो ascertaining costs after they are incurred. Ascertaining costs after they are incurred. Do you think कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा यूजफुल होगा क्या ये? बाद में कॉस्ट समझ के ठीक है, मतलब ये आइडिया तो डेफिनेटली आएगा हमें कि कैसे परफॉर्म किया हमने, बट फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो we'll have to prepare budgets and estimate future costs and so on. ठीक है. ascertaining स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इतने. ओके, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में. वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट कॉस्टिंग, दैट इज ascertaining costs after entire production is complete, or continuous costing, that is ascertaining costs on ongoing basis. अगेन लिमिटेड यूज होगा इसका, नॉट दैट मच, इसलिए मैंने वो चार्ट में नहीं लिखा. दोज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस फॉर अस. हाँ, यस, कुटे. अच्छा, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग, ये क्या लिखा है बोलो कोई तो? ascertaining costs on ongoing basis. प्रगुन ने नहीं पूछा आज क्वेश्चन कोई इसके बारे में. अच्छा. डन. लास्ट, रुकना है किसी तो बोलो, अदरवाइज लास्ट इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब क्या? व्हेन मल्टीपल फर्म्स in an industry, when multiple firms in an industry follow same technique of costing, या सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग. तो जब मतलब ये एक्चुअली ये टेक्निक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, बट ठीक है उन्होंने दिया है वहां पे, दैट इज नॉट करेक्ट आइडियली. बट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब क्या? जब मल्टीपल फर्म सेम
सिस्टम यूज करते हैं तब उसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। जनरली मुझे बोलो ऐसा जनरली नहीं होता है इतना भी, क्योंकि मतलब अनलेस कुछ तो उनपे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि लॉ से रिक्वायर्ड है उनको कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फिर यूनिफॉर्म होगा उनका, बट अदरवाइज जनरली नहीं होगा, बिकॉज कॉस्ट रिकॉर्ड्स मुझे बोलो पब्लिक होंगे या कॉन्फिडेंशियल होंगे? कॉन्फिडेंशियल होंगे, राइट। इसलिए जनरली दिस विल नॉट हैपन, बट दिस हैपेंस व्हेन सी सम क्लास ऑफ कंपनीज, अब कंपनीज एक्ट में सीखोगे, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट भी करवा के लेना पड़ता है उनको, तब फिर उनको सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड एवरीथिंग। तो ये क्यों यूज होगा सिर्फ, मतलब देखो कि इन सच केस एक तो कंपैरिजन ऑफ फर्म्स कैन बी मेड, मतलब फर्म्स का परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं, एक तो जो हर बार नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे हमारे पास। एंड दिस कैन बी especially useful to government to decide on subsidies या टैक्स रिलीफ एटसेट्रा। मतलब कि गवर्नमेंट को उस इंडस्ट्री के बारे में डिसाइड करना है कि अच्छा ये इंडस्ट्री डिस्ट्रेस में है क्या, उनको कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो दिस कैन बी यूजफुल अगर सबके कॉस्ट रिकॉर्ड्स है सामने तो, एंड यूनिफॉर्म है तो, मतलब सेम है तो। Now this generally does not happen, Kavya. This only happens in case the industry is very regulated, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंपनी जो होते हैं ना, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देना मैंडेटरी होता है कॉस्ट रिलेटेड, तो उस केस में सिर्फ होगा। फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है विच इज सेंसिटिव प्रोडक्ट है या प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है, या पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नेसेसरी कि उसका प्राइस कंट्रोल करना चाहिए, तो वहां पे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मैंडेटरी होता है। बट जनरली बाकी कंपनीज को, मतलब जनरल इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में दिस इज नॉट डन। इफ कंपनीज एक्ट के अंडर या कोई और लॉ के अंडर मैंडेटरी है कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स देना, तो फिर ये हो सकता है। या फिर कैन आई से दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, लेकिन एक 4-5 सप्लायर्स दे कम टुगेदर एंड दे डिसाइड कि ठीक है हम सेम कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करेंगे सो दैट हमें ईच अदर में कंपेयर करने में इजी जाएगा, तो उस केस में हो सकता है। मतलब अगर कार्टेल्स वगैरह है, कार्टेल वर्ड सुना होगा शायद आपने, कार्टेल इज व्हाट? करेक्ट, सप्लायर्स कमिंग टुगेदर टू कंट्रोल द मार्केट इन अ बेटर वे इज कॉल्ड एज कार्टेल। तो इट इज पॉसिबल कि कार्टेल में सब सप्लायर्स डिसाइड करेंगे कि हम सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर रखेंगे एंड कंपेयर भी करेंगे आपस में, सो दैट एवरीवन कैन प्रोग्रेस टुगेदर, दैट इज पॉसिबल, ओके। बट इन जनरल दिस विल नॉट हैपन, आई मीन फॉर एनी कंपनी एज सच। क्लियर? कार्टेल्स कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं? ओलिगोपोली, फाइन, एक पर्सन को तो याद है, गुड। डन, ओके। ओके, अब समझ लो, किसी को पेंडिंग है, किसी को लिखना है तो बोलो, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड। ये जो फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं अभी, दैट वाज इंट्रोडक्शन। इसके बाद वन होल चैप्टर इज डेडिकेटेड टू मटेरियल, वन होल चैप्टर इज डेडिकेटेड टू लेबर, वन होल चैप्टर इज डेडिकेटेड टू ओवरहेड्स। मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अकाउंटिंग करना है, इस पे एक एक पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड। देन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को कंबाइन करके, मतलब सभी कॉस्ट कंबाइन करके हम जो कॉस्टिंग का पी एंड एल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट।
उस पे एक चैप्टर है। देन वी हैव अ चैप्टर ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हमें जर्नल एंड लेजर देखना है कॉस्टिंग का। एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो मैंने अभी नहीं बोला है आपको इसके बारे में कुछ, बट ठीक है बाद में ही देखेंगे, क्योंकि अभी समझेगा नहीं, ओवरहेड्स का चैप्टर होने के बाद आपको ठीक से समझेगा। दिस इज पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट मॉड्यूल, दिस पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट मॉड्यूल, बट उसमें से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर हम एकदम एंड में लेने वाले हैं, मतलब सबसे लास्ट। देन second module of costing consists of various methods. Methods of costing कौन सा है? प्रोसेस कॉस्टिंग पे हमें एक चैप्टर है, सर्विस कॉस्टिंग एक चैप्टर है, जॉब कॉस्टिंग चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर है, यूनिट बैच कॉस्टिंग पे एक चैप्टर है। सो वी आर गोइंग टू हैव चैप्टर्स ऑन ईच मेथड। देन इंटर लेवल पे हमें टेक्निक वाइज अगर देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से, देखो कॉन्सेंट्रेट करो, ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब ये वाला, कैन आई से दिस कैन बी यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री, करेक्ट? सबको समझा क्या बोलो कि कोई भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं ना, फर्नीचर कंपनी में भी यूज कर सकते हैं, मूवी थिएटर में भी यूज कर सकते हैं, सीए फर्म में भी यूज कर सकते हैं। सो कहीं पे तो एक सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो कि एनी ऑफ द टेक्निक्स कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द मेथड्स, एनी ऑफ द टेक्निक्स कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द methods, any of the techniques can be used with any of the methods. तो हमारा जो इंटर का सिलेबस है that is going to be mostly based on absorption costing largely, क्योंकि हमें अभी तो बेसिक अकाउंटिंग देख रहे हैं, हमारा बेसिक सेलिंग प्राइस निकालना, डिसीजन मेकिंग इज समथिंग विच कम्स लेटर। तो हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस, मतलब ये बाकी के चैप्टर्स हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं, ये सब मेथड्स। एंड देन उसके बाद वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग, and we have a separate chapter on budgeting and standard costing. CA final में जाके you will have your entire module focused on these three mainly. Okay, तब आपको absorption costing इतना prominently नहीं होगा CA final में. CA final में you'll have more focus on marginal costing, budgeting and standard costing, and in fact a lot of other concepts which are used for either decision making और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसीलिए एक्चुअली सीए फाइनल के सब्जेक्ट का नाम ही ऐसा है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो उसका हाफ पार्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे ही बेस्ड है एंड हाफ पार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बेस्ड है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर मॉड्यूल 2। सो ऐसे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इतना सिलेबस है कॉस्टिंग का। कुछ डाउट्स यहां तक? टोटल मिलके 15 चैप्टर्स है, बिकॉज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में अलग अलग चैप्टर है ईच वन। All this, once we start with material, everything till this is linked with each other, and all the concepts that we see till cost accounting are to be applied here in each method of costing. Any doubts anyone syllabus में? Okay, if not then बस दो questions बचे क्वेश्चन बैंक के, वो खत्म करते हैं, then we'll stop for today, so that from tomorrow we'll start with material cost, and अब कल से एक्चुअल स्टार्ट होगा हमारा सिलेबस। ये तो ठीक है। सो लाइक आई सेड, क्या? हाँ कल सैटरडे, ये सर फर्स्ट सैटरडे संडे को विल हैव ऑफ, सो मंडे को क्लास होगा, बट नेक्स्ट टाइम से सैटरडे को भी होने वाला है क्लास।
तो मंडे को लेंगे, करेक्ट मटेरियल। एक महीना हो गया ऐसे, देखो ना फरवरी तो एंड होने लगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड तक फरवरी एंड हो जाएगा अराउंड, राइट? ओके। अच्छा एक महीना ऐसा क्या, नहीं कैलेंडर मंथ बोला था मैंने प्रगति, मैंने क्या भी बोला था कि 1 मंथ। ओके ठीक है। देखो मटेरियल कॉस्ट का जो चैप्टर है, लाइक आई सेड, डोंट मिस एनी लेक्चर, क्योंकि अब ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब ये जो बेसिक्स है फर्स्ट मॉड्यूल के, ये हर एक चैप्टर के लिए अप्लाई होने वाला है आगे सेकेंड मॉड्यूल में। एंड मटेरियल का लॉजिक आगे आने वाला है कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेबर का भी आगे आने वाला है एंड सो ऑन। तो लेक्चर मिस हुआ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप विद दिस, तो इसलिए लेक्चर मिस मत करो कोई भी। एंड नाउ लेट्स गो टू दीज टू क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन 11, जैसे स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड जो हमने लिस्ट किया अभी, एंड सजेस्टिव यूनिट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट मतलब कि कॉस्ट पर व्हाट निकालना है हमें, कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर प्रोजेक्ट है, व्हाट, फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। नाउ लेट मी आस्क यू वन बाय वन, लेट मी आस्क यू वन बाय वन। Kavya, tell me, in a furniture company, point number K, what method of costing will be suitable? List से go through करो and फिर बोलो। Job costing, good. And we will try to find cost per what? Correct, cost per furniture as in cost per unit. कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर जॉब फाइंड करने का ट्राई करेंगे हम यहाँ पे। फाइन, ठीक है। देन प्रगुण, टेल मी पॉइंट नंबर पी, सीमेंट इंडस्ट्री में which method do you think will be suitable? सीमेंट इंडस्ट्री है प्रगुण, कंस्ट्रक्शन नहीं। सीमेंट मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं। बट हर एक सीमेंट अलग होता है क्या, प्रोडक्शन वाइज, कस्टमर वाइज? नहीं। तो जॉब कॉस्टिंग से बेटर कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग वुड बी बेटर, बिकॉज सीमेंट वुड इन्वॉल्व मल्टीपल प्रोसेसेस जनरली। ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू फाइंड कॉस्ट पर व्हाट? करेक्ट, क्विंटल या टन। सो कॉस्ट पर टन या कॉस्ट पर बैग वगैरह निकालने का हम ट्राई करेंगे। गुड, सो दैट विल बी कॉस्ट यूनिट। फाइन। विश्वजीत, कैन यू टेल मी पॉइंट नंबर ओ, टॉय मेकिंग में which method do you think will be more suitable? Batch costing, correct, or unit costing also if there is only one product, ठीक है। And we'll try to find cost per what, विश्वजीत? हाँ मतलब यूनिट, राइट, एक यूनिट, करेक्ट। सो कॉस्ट पर यूनिट मतलब हर एक टॉय के लिए कॉस्ट निकालने का ट्राई करेंगे हम, या फिर कहने से कॉस्ट पर बैच निकालने का ट्राई करेंगे। अगर सेम सेम है, लाइक 100 टॉय सेम प्रोड्यूस होता है, तो कॉस्ट पर बैच निकालने का ट्राई करेंगे फिर हम। ठीक है। देन अल्ताफ, पॉइंट नंबर एच, contract costing, and we'll try to find cost per project, correct, we'll try to find cost per project। ठीक है। मोहम्मद, पॉइंट नंबर एन, शुगर कंपनी हैविंग इट्स ओन शुगर केन फील्ड्स। मोहम्मद, यस क्या, यस मतलब क्या होता है मोहम्मद?
शुगर कंपनी हैविंग इट्स ओन शुगर कैन फीड्स। फास्ट अब तक होना चाहिए था। टाइप कर रहा है, वो भी अब तक होना चाहिए था। बैच। ओके बट शुगर में मुझे बोलो, शुगर में से यूनिट होता है क्या स्पेसिफिक? नहीं होता है राइट, मतलब ऐसे बैचेस में तो प्रोड्यूस नहीं होगा शुगर, मतलब ऐसा नहीं कि पैकेट्स में प्रोड्यूस होता है शुगर डायरेक्टली। कैन आई से अ बेटर मेथड वुड बी कौन सा? यूनिट, या फिर कैन आई से यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग वुड बी बेटर, क्योंकि शुगर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं राइट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग एंड विल ट्राई टू फाइंड कॉस्ट पर व्हाट? मोहम्मद, कॉस्ट पर पीस वैभवी। अच्छा प्रोसेस कॉस्टिंग, ओके। कॉस्ट पर, हाँ मतलब मोहम्मद विल गो बाय मे बी वेट, सो कॉस्ट पर टन वुड बी बेटर। देन Shravani, can you tell me interior decoration? Point number I. Huh? Can you repeat? Job costing would be correct. Job costing might be suitable, or service costing might be suitable. Hmm. And Shravani, tell me, we'll try to find cost per what? Hmm. हाँ, सो क्या ट्राई करेंगे हम, कैसे कॉस्ट किससे असाइन करने का ट्राई करेंगे? अगेन कंसिडर कि अलग अलग जॉब होने वाला है उनका, एवरी जॉब इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, कैन वी ट्राई टू फाइंड कॉस्ट पर प्रोजेक्ट या कॉस्ट पर असाइनमेंट? ठीक है। आकांक्षा, स्टील इंडस्ट्री। प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉस्ट पर। स्टील में भी कहने से वे करना ही लॉजिकल होगा राइट, कॉस्ट पर टर्न हो सकता है, या फिर अगर वो स्टील के शीट्स वगैरह बनाते हैं कॉस्ट पर शीट हो सकता है राइट, एंड सो ऑन, बट कॉस्ट पर टन वुड बी मोर कॉमन। ठीक है, अब कोई भी बोलो। शिप बिल्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बिकॉज जनरली इट विल गो ओवर 1 year, एंड कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। पर प्रोजेक्ट या पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगा। गुड। वैभवी, पॉइंट नंबर जे, एडवर्टाइजिंग। Okay, in service costing, correct. And per cost will be cost per. Fast, fast, fast. Cost per service, correct. Cost per project or cost per assignment would be correct. ठीक है. Anyone, brickworks, यूनिट और बैच, करेक्ट, मल्टीपल में डाल सकते हैं उसको, यूनिट या बैच दोनों में आ सकता है, फाइन। एंड कॉस्ट पर ब्रिक या फिर कॉस्ट पर बैच, मतलब कॉस्ट पर 100 bricks वगैरह ऐसे। ठीक है। ऑयल रिफाइनिंग मिल, एनीवन? प्रोसेस कॉस्टिंग, गुड, करेक्ट। कॉस्ट पर
लीटर या फिर कॉस्ट पर बैरल, जनरली बैरल्स में रखते हो तो कॉस्ट पर लीटर या कॉस्ट पर बैरल, ठीक है। रेडियो असेंबलिंग, असेंबल करना है सिर्फ, राइट। सो जनरली इट विल नॉट बी मल्टीपल प्रोसेसेस, इट विल बी वन सिंगल प्रोसेस। असेंबल कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब वी हैव पार्ट्स एंड मे बी वी आर ओनली असेंबलिंग इट, क्योंकि नाम से तो ऐसे ही लगता है, राइट। सर्विस, ओके, बट सर्विस तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो हम असेंबल कर रहे हैं मतलब कुछ तो प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, राइट। प्रोड्यूस मतलब एक्चुअली कुछ कन्वर्ट तो कर रहे हैं ना रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में, तो सर्विस में तो नहीं जा पाएगा। प्रोसेस में इसलिए नहीं जाएगा कि एक ही प्रोसेस होने वाला है ना आकांक्षा, इट इज लाइक वी आर टेकिंग एवरीथिंग एंड असेंबलिंग इट टुगेदर। अगर मल्टीपल प्रोसेस है तो ठीक है, आई एग्री कि प्रोसेस में जाना चाहिए, बट अदरवाइज हाँ मतलब वो यूनिट कॉस्टिंग में जाना बेटर है ना फिर, यूनिट कॉस्टिंग, या फिर अगर अलग अलग है तो जॉब कॉस्टिंग, कि अगर अलग अलग है तो जॉब कॉस्टिंग, अदरवाइज यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट मतलब करेक्ट, कॉस्ट पर रेडियो मतलब कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। बाइसिकल्स, प्रोसेस में जा सकता है अगर हम पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं तो, अगर सिर्फ असेंबल करते हैं तो यूनिट कॉस्टिंग में जाएगा वो। एंड कॉस्ट पर, करेक्ट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर साइकिल, ठीक है। कोल, यूनिट एंड कॉस्ट पर वेट मतलब टन, राइट। अब everyone needs to concentrate 100% for these 4 points A B C D। कहने से पहले तो ये चारों सर्विस सेक्टर में आते हैं। ट्रांसपोर्ट, पावर मतलब लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, होटल एंड हॉस्पिटल, सर्विस कॉस्टिंग होगा अप्लाई चारों के लिए, ठीक है। बट अब 100% कॉन्सेंट्रेट करो, कैसा होता है देखते हैं प्रॉब्लम। सर्विस कॉस्टिंग में जाने पर इसको हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स कम टू होटल। एक तो होटल एंड रेस्टोरेंट में क्या डिफरेंट है, करेक्ट। होटल में प्राइमरी पर्पस होता है स्टे, रेस्टोरेंट में प्राइमरी पर्पस होता है ईटिंग। तो कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस समझ लो बस। तो उन्होंने होटल बोला है मतलब स्टे का प्लेस बोला है। ना प्रॉब्लम क्या होता है देखो सर्विस सेक्टर में, इन अ होटल कैन एनीवन टेल मी वी हैव टू फाइंड कॉस्ट पर व्हाट, कॉस्ट पर कस्टमर, ठीक है। एनीथिंग एल्स, जितने दिन स्टे कर रहे हैं मतलब कॉस्ट पर डे में भी, कॉस्ट पर रूम में भी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगा देखो, जब हमें कस्टमर को कोट करना है प्राइस, जब हमें कस्टमर को प्राइस कोट करना है, किसी को हमें जब बोलना है कि हमारे होटल में ये रेट्स है, तो हम कैसे कोट करेंगे उसको। हम सिर्फ पर कस्टमर कोट कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हर एक कस्टमर कितने दिन के लिए रुकेगा पता है क्या हमें, नो हम सिर्फ पर रूम भी नहीं कोट कर सकते, क्योंकि वो रूम में मतलब पर डे भी नहीं कोट कर सकते, क्योंकि कितने मतलब उस दिन में कितने कस्टमर्स आने वाले, कितने लोग आने वाले वो भी पता नहीं है हमें। तो इसलिए व्हाट इज डन इज इन केस ऑफ अ होटल, जब हम कोट करते हैं, अगर आपने किसी होटल का मतलब ऑनलाइन जाके सर्च किया और उनका कोट देखा, तो जनरली वो होता है पर रूम पर डे, ऐसा होता है। मतलब जनरली कैसे होता है, वो बोलते हैं कि ₹2500 लेट्स से पर रूम फॉर ईच डे, मतलब ईच नाइट का स्टे। मतलब कहने से दे आर फाइंडिंग कॉस्ट by combining room also and मतलब number of rooms also and number of days also, is that correct?
तो इसलिए जब हम सर्विस कॉस्टिंग में जाते हैं तो बहुत सारे जगह पे वी कैनॉट डिसाइड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल कॉस्ट यूनिट. Many places we have to decide cost per, it is called as room day, कि per room भी and per day भी, तो per room day बोलते हैं इसको. So इसको बोलते हैं composite cost unit, की हम देखेंगे सर्विस कॉस्टिंग में जाएंगे तब. अभी के लिए सिर्फ समझने का ट्राई करो. जैसे ही अब आप खुद का लॉजिक लगा के बोलो, हॉस्पिटल में हम कॉस्ट पर क्या निकालने का ट्राई करेंगे फिर. बट सिर्फ पेशेंट नहीं चलेगा, क्योंकि एक पेशेंट कितने भी दिन के लिए रह सकता है. तो कहने से पेशेंट एंड डेज को कंबाइन करना पड़ेगा, राइट. मतलब एक पेशेंट को एक दिन के लिए कितने चार्जेस, दैट विल बी हॉस्पिटल का कॉस्ट. सो कॉस्ट पर पेशेंट डे, दैट विल बी अ बेटर यूनिट फॉर हॉस्पिटल. वैसे ही फिर ट्राई टू इमेजिन ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट में लेट्स अज्यूम फर्स्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट है सपोज. अब मुझे बोलो गुड्स ट्रांसपोर्ट में सिर्फ मतलब किसके बेसिस पे कॉस्ट लगाएंगे हम. गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब फिर उसका वेट देखना पड़ेगा ना फिर, करेक्ट. छोटी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम कम पैसे लेंगे, ज्यादा वेट की चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे लेंगे. लेकिन सिर्फ कॉस्ट पर केजी होके चलेगा क्या. फिर और क्या रहेगा, डिस्टेंस भी रहेगा, करेक्ट. क्योंकि 10 केजी का आइटम पुणे से मुंबई डिलीवर करना इज अ डिफरेंट थिंग, पुणे से दिल्ली डिलीवर करना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट. सो कॉस्ट पर कहने से हमें वेट भी लगेगा एंड डिस्टेंस भी लगेगा. तो वेट एंड डिस्टेंस कंबाइन करके जनरली अ यूनिट इज कॉल्ड एज टन किलोमीटर. कॉस्ट पर टन किलोमीटर, जहां पे हम वेट एंड डिस्टेंस कंबाइन करते हैं. एंड वैसे अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मतलब टूरिस्ट बस वगैरह. हम्म, हाँ, तो उसके लिए क्या हो सकता है फिर अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट, किलोमीटर भी एंड कहने से नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी. मतलब एक पर्सन के लिए 1 किलोमीटर के लिए कितना कॉस्ट है, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. ये हम और डिटेल में देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में, व्हेन वी गो टू सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर. अभी के लिए सिर्फ इतने 4-5 के समझ लिए तो भी ठीक है. सर्विस कॉस्टिंग में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ कि कैसे उनको ये कॉस्ट यूनिट कैसे डिसाइड करना है, आपको खुद खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे वहां पे जाने पर. लेकिन यहां तक किसी को कुछ डाउट. नो. देन द लास्ट वन लेफ्ट हियर इज पावर. किसी को पता है क्या इलेक्ट्रिसिटी के केस में, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो यूनिट्स में ही आता है कि इतने यूनिट्स आपने कंज्यूम किया, वो यूनिट्स क्या होता है. ओके, पावर के लिए एक ऐसा यूनिट होता है KWH नाम का. पता है किसी को क्या होता है KWH, किलोवाट आवर्स. मतलब दैट इज ऑल्सो कंबाइंड यूनिट, किलोवाट आवर्स कंबाइन करके KWH इज अ यूनिट विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरली. तो लिख लो. ठीक है. क्वेश्चन 12 एक सेकेंड का क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग फॉर द फॉलोइंग where all costs are directly charged for a specific job. क्या है वो, जॉब कॉस्टिंग. where all costs are directly charged to a group of products. क्या है वो, बैच कॉस्टिंग, करेक्ट. where cost is ascertained for a single product, unit costing, correct. where the nature of product is complex and method cannot be ascertained. मतलब उनको बोलना है कि सिंगल मेथड कैन नॉट बी असर्टेन. तब मल्टीपल, जो लास्ट वाला हमने देखा ना, मल्टीपल कॉस्टिंग, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट.
नो, फाइन। एक बार क्विकली हमने क्या देखा था, रिवाइज करते हैं। वी लुक एट इन दिस चैप्टर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे वी क्लासिफाई कॉस्ट इनटू थ्री पार्ट्स। कौन से थ्री पार्ट्स? फास्ट, मटेरियल, then labor and other expenses. Correct. All three are classified into two parts: direct, indirect. All indirect costs together, all three indirect costs together are called as overheads. Then overheads को function के basis पे हम तीन main parts में और एक fourth part में classify करते हैं. Which three parts? First, manufacturing, admin, selling, distribution, and R&D. Correct. Then, on the basis of variability, we classify costs into four parts: variable, fixed, semi-variable, and step ladder. Variable costs remain same on per unit basis or total basis? Per unit basis. Fixed cost remain same on total basis. सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के हमने 5 मेथड्स देखे। उसमें से फर्स्ट वाज ग्राफिकल मेथड। इन ग्राफिकल मेथड वी प्लॉट मल्टीपल पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, then we try to identify a best fit line using regression, and then from that we try to separate the fixed portion and remaining part is called as variable part. Whereas second method was, मतलब और next three methods were same. हाई लो पॉइंट मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, तीनों मेथड सेम है। लीस्ट स्क्वायर्स में हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, whereas इन दोनों में वी टेक वेरिएबल कंपोनेंट एज चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स या चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स, एंड देन वो वेरिएबल पार्ट सब्स्टिट्यूट करके वी गेट फिक्स्ड पार्ट। फिफ्थ मेथड वाज एनालिटिकल मेथड, where we try to segregate fixed and variable cost on the basis of past experience or knowledge. Step ladder cost is something which changes after certain number of units in slabs, मतलब थोड़े थोड़े यूनिट। Then variability के बाद we saw classification on the basis of controllability. Controllability में we first saw a concept called as responsibility center. A responsibility center is a person or department who is responsible for something particular. जैसे कि cost center is responsible for its own costs, that is costs which can be controlled by them. उनका performance is measured using variances. Revenue center is responsible for generating sales. उनका performance is also measured using sales variances. Profit center is responsible for earning profit like a branch. उनका performance is measured based on net profit ratio, GP ratio or some other factors which are related to profit. Fourth is investment centers. They are responsible for investing excess funds, managing excess funds. Their performance will be measured on the basis of return on that investment. Then after these responsibility centers, we saw classification of costs as controllable and uncontrollable. Controllable cost means costs which are controllable by a specific cost center. Uncontrollable is costs which cannot be controlled. In essence, from company's point of view as a whole, all the costs are controllable. There is no cost which is uncontrollable. After controllable and uncontrollable, we saw classification as normal and abnormal. Normal cost is cost which is generally incurred for given level of activity. Abnormal cost is cost which is not generally incurred for that given level of activity. That is why normal costs are spread over all the good units. Abnormal costs are spread, not spread over units, they are transferred to costing P&L account, so that no product is impacted because of those abnormal costs. Next was classification of costs on the basis of managerial decision making, which is something that we are going to look at in the chapter of marginal costing. After that, we saw two things: methods of costing, techniques of costing. Methods of costing is how different methods are used in different industries, like process costing or operation costing, service costing or operating costing, unit या output costing, job costing, contract costing, batch costing, and multiple costing, which is mixture of all. Then we saw techniques of costing. Main three techniques are absorption, marginal, standard. Absorption costing is used for accounting or deciding basic selling price, whereas marginal costing is used for additional decision making, and standard costing is used for performance measurement of different departments or persons. Two more techniques that we saw were historical costing and uniform costing, which are not actually techniques as such. Historical costing is determining costs or recording costs after they are incurred, either after the entire production process or
continuously after each transaction. Uniform costing is when multiple firms use same technique of costing or same system of costing. Okay. Then we saw that this is what is going to be part of our syllabus, that we have to see material, labor, overheads, cost sheet and cost accounting primarily in first module. Activity based costing is another chapter. And in second module, we are going to look at all the methods of costing and two techniques of costing, which is marginal and standard. Okay. Any doubt up to this point? No. Okay. Good. अब अंडरस्टैंड बिफोर स्टॉपिंग, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थियरी आल्सो. अदर थियरी एज इन इसमें मॉड्यूल में अगर आपने देखा तो दे हैव गिवन की कॉस्टिंग सिस्टम मतलब कॉस्ट का डेफिनेशन, कॉस्टिंग का डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम, कॉस्टिंग के एडवांटेजेस, कॉस्टिंग के लिमिटेशंस, कॉस्टिंग का स्कोप, कॉस्टिंग अलोंग विथ आईटी. तो ये सारी चीजें मतलब थियरी है, एकदम प्योर थियरी. तो ये हम बाद में देखने वाले हैं. राइट नाउ विल फोकस ऑन कंसेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स. थियरी विल सी एट द एंड, क्योंकि अभी करके अभी आपको मैंने कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स कितने भी बताए, तो अभी 3.5 मंथ्स के बाद वापस पूछा तो एक भी पर्सन नहीं बता पाएगा. तो 3.5 मंथ्स के बाद ही देखेंगे ये सारी चीजें हम एंड में. ओके फाइन. So let's stop for today. We'll meet on Monday with new chapter material. Okay. Chalo then. Bye everyone. Yes. Bye. Yes.